नमस्कार साथियों, आज द पहाड़ टॉक्स जो कुमाऊं से शुरू हुआ था वो आज गढ़वाल तक पहुंच गया है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो गढ़वाल की जो समस्याएं हैं, गढ़वाल के जो जनप्रतिनिधि हैं, गढ़वाल के जो प्रशासक हैं, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ की समस्याओं को सुनेंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे जब तक इनका निदान नहीं हो जाता। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं अभी उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री, महिला आयोग की उपाध्यक्षा और हमारी केदारनाथ विधानसभा की बहुत ही मजबूत राजनीतिक मैं कहूँगा फेस हैं श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी। तो आज हम बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में, उनके जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में और आगे का जो विजन है उसके बारे में हम बात करेंगे और आज समझेंगे कि कैसे महिला आयोग काम करता है और हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनके लिए कैसे काम किया जा रहा है। तो आइए आज की बात श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी के साथ। धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद जी। मैडम, आप केदारनाथ जो हमारी विधानसभा है वहाँ से बहुत मैं कहूँगा कि एक मजबूत मैं कहूँगा भाजपा का चेहरा, ये एक राजनीतिक चेहरा है। आज आपके जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में, आपके राजनीतिक जीवन के बारे में एक विस्तृत चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मैडम मेरा आपसे रहेगा वो कि आप, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए भी और जो लोग जहाँ तक ये वीडियो जाएगी उन सभी के लिए अपना एक सूक्ष्म विवरण, आप वो चाहे आपका बचपन की पढ़ाई हो, उसके बाद राजनीति में कैसे आना हुआ और जो भी आपकी पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में मैडम थोड़ा सा एक चर्चा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस पॉडकास्ट को आज कर रहे हैं। मेरा जो इंट्रोडक्शन है, अभी मैं राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष एज राज्य मंत्री के तौर पे, लेकिन मेरी जो पहचान है वो केदार घाटी से है। मैं केदार घाटी में एक छोटी सी जगह है अगस्त हुई, वहीं पे पैदा हुई, पली बड़ी, मेरी प्राथमिक शिक्षा वहाँ से हुई और यहाँ की संस्कृति को मैंने समझा, उसको अपने अंदर समाहित किया और मेरा इंट्रोडक्शन राजनीति में ये है कि मेरी माता जी श्रीमती शैला रानी रावत, जिनका भी देहावसान हुआ है 1 साल पहले, वो केदारनाथ की सिटी में मिली थी और इस तरीके से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैडम, जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला था कि आपकी माताजी यहाँ से, उनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा राजनीतिक उनका था और वो पहले ब्लॉक प्रमुख रही, फिर उसके बाद वो जिला पंचायत की अध्यक्ष रही और 2 बार की विधायक रही। और जब किसी भी व्यक्ति का जब राजनीतिक करियर इतना बड़ा हो तो उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम किए होते हैं, क्योंकि जनता आपको लगातार अगर बड़े पदों पर भेज रही है तो कहीं ना कहीं आपने जमीनी स्तर पर काम किए होते हैं। क्योंकि आज आपकी माताजी हमारे बीच नहीं है तो आप उनके द्वारा जो कार्य हमारे जो केदारनाथ विधानसभा में है उनके बारे में थोड़ा एक विस्तृत चर्चा हमारे दर्शकों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी माता जी टिहरी से थी और जब मेरे शादी के बाद मेरे पिताजी पोखरी से हैं, वहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ता है भिगोना, वो मेरा पैतृक गांव है। लेकिन उनकी शादी के बाद वो एज अ लेक्चरर अगस्तपुरी में पोस्टेड हुए, तो मेरी माता जी का उनके साथ अगस्तपुरी में आना हुआ और अगस्तपुरी से उन्होंने एक अपनी यात्रा शुरू करी। वो एक उच्च शिक्षित महिला थी, उस समय के ज़माने में भी वो AA भी हुई थी। फिर शादी के बाद उन्होंने एक यहाँ पे चिल्ड्रन अकेडमी करके एक स्कूल शुरू किया, जो आज एक बहुत बड़ा एक पेड़ बन गया है, चिल्ड्रन अकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से। और यहीं से धीरे धीरे, जैसे एक आम महिला होती है, उन्होंने संकोच करते करते राजनीति में कदम रखा और उसमें मेरे पिताजी का बड़ा सहयोग रहा और वो इस चीज़ को हमेशा कहती थी कि ये राजनीतिक यात्रा उनके बिना संभव नहीं थी। आप सोचिए उस जमाने में जब संसाधन बहुत सीमित होते थे, वहाँ पे स्कूल शुरू करना, वहाँ पे राजनीतिक यात्रा शुरू करना बहुत कठिन होती थी, लेकिन ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई और आज वो उसको उस लेवल तक लेके गई हैं कि पूरे प्रदेश और देश में उनका नाम है। जहाँ तक उनके कार्यों का आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो सबसे बड़ा उनका जो योगदान है वो इस रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण है। उनकी रुद्रप्रयाग जिले के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही।
उसके बाद आप अगस्त मुनि में जो मेरी कर्मस्थली है, जन्मभूमि है, वहाँ आइए। चिल्ड्रन अकेडमी जो स्कूल है, वहाँ से आज तक 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से लेके आज तक हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ के गए और बहुत बड़े बड़े पदों पे वो रहे। उसके अलावा वहाँ पे जो अगस्त मुनि में आज हम एक इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स हॉस्टल देखते हैं, वो मेरी माता जी की देन है। वहाँ पे मंच का निर्माण, वो मेरी माता जी की देन है। उसके अलावा जो अभी हम मुनि जी महाराज जो हमारे आराध्य हैं, उनके सौंदर्यीकरण, मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए माता जी ने जाते जाते जो सैंक्शन किया 1 करोड़ रुपया। उसके अलावा आप डिग्री कॉलेज में आएंगे तो आपदा के बाद जो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग थी वो ढह गई थी, तो माता जी ने विवेकानंद ट्रस्ट के द्वारा उस बिल्डिंग को बनाया, उसमें उनका योगदान है। उससे आप और आगे चलिए, बसुकेदार की ओर आइए। बसुकेदार तहसील का निर्माण उन्होंने करवाया, बसुकेदार में ITI का निर्माण उन्होंने करवाया। उससे आप और आगे आइए, कुंड से लेकर सेमी प्रसारी तक का जो उन्होंने रोड का ट्रीटमेंट था, उसमें 1200 करोड़ का जो मनी सैंक्शन कराई है उनके द्वारा की गई है। और गुप्तकाशी में महाविद्यालय की स्थापना है। गुप्तकाशी में ही नाला में उप जिला चिकित्सालय उनकी देन है। उससे आप और आगे आते हैं तो फाटा में जो नेशनल हाईवे का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 42 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कराए। आप सोनप्रयाग की ओर आएंगे, सीतापुर की पार्किंग और सोनप्रयाग की पार्किंग उनकी देन है। और सोनप्रयाग से लेके जो अभी हम एक रोपवे का सपना देख रहे हैं केदारनाथ तक, ये उनकी सोच और उनके अथक प्रयास ही हैं जो आज फलीभूत होके अब पूरे होने वाले हैं। उसके बाद जब 2012 में ऊखीमठ में आपदा आई थी, तो उन्होंने उस आपदा में कंधे से कंधे मिलाकर वो आम लोगों के बीच में खड़ी रही। आपदा पीड़ितों को चाहे मुआवजा दिलाना है या उनके पुनर्वास के लिए काम करना है, वो सदैव खड़ी रही। 2013 में ऊखीमठ आपदा के बाद जब हमने केदारनाथ आपदा को झेला, तो वो एक यहाँ पे सिटिंग MLA थी, उन्होंने घोड़े खच्चर, डंडी गंडी और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको मुआवजा दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। वो महिला थी कि जो इतनी आपदा होने के बावजूद हेलीकॉप्टर में बैठ के, पैदल चल के, जंगलों के रास्ते, जहाँ जैसे भी संभव हो वो पीड़ितों तक पहुंची। उन्होंने वो सबसे पहली वहाँ केदारनाथ मंदिर में पहुंचने वाली महिला थी जिन्होंने उस वहाँ से शवों को निकाला, वहाँ की सफाई करी। केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। उसके अलावा हमारे यहाँ कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो सैंक्चुरी क्षेत्र होने की वजह से जहाँ रोडों का जाना बिल्कुल असंभव था, उसमें आप तोशी हो गया, गौंडार हो गया, चिलौड़ हो गया, गढ़पुर हो गए, तो इन क्षेत्रों में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि रोड कभी सैंक्शन होगी, लेकिन वो इसके लिए लड़ी क्योंकि सैंक्चुरी क्षेत्र के जो नियम होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, टफ होते हैं, वहाँ हर किसी का आवागमन होता नहीं है। उसके अलावा आप कालीमठ क्षेत्र में जाइए, कालीमठ को उनका गढ़ माना जाता है। कालीमठ के क्षेत्र के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। 84 से लेकर जो केदारनाथ तक का पैदल मार्ग है उसके लिए उन्होंने पैसे सैंक्शन किए और वो मार्ग कुछ बना भी। और उसके अलावा कितने ही लोगों की उन्होंने नौकरियां लगवाई, कितने ही लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करी। अगस्त मुनि में एक ऐसा समय आता था जब यहाँ बिजली की इतनी समस्या होती थी, तो अगस्त मुनि और घंटोली में जो 33 किलोवाट का सब स्टेशन है वो उनकी ही देन है। उसके बाद आप यहाँ से हमारी कंडारा होते हुए, क्यूजा होते हुए, हमारा जो 10 चूल्हा क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने तल्ला नागपुर परियोजना सालों साल मेहनत करी। वहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अहम रहा। गुप्तकाशी में नाला में उन्होंने उप जिला चिकित्सालय सैंक्शन कराया। 84 में प्राथमिक चिकित्सालय, बावई में प्राथमिक चिकित्सालय उनकी देन है। बावई में आज जो पानी, सड़क और चिकित्सालय है सब उनकी देन है। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे ये ऐसे गांव हैं जहाँ कभी रोड जाएगी।
और चिकित्सालय जाना और प्राथमिक शिक्षा या इंटर कॉलेज जाना ये तो बहुत सपने की तरह होता था। आज हम जिस तरीके से अपने केदारनाथ घाटी को देखते हैं ये ऐसी नहीं थी। ये ऐसी हुई जब यहाँ पे मोदी जी आए, उसके बाद यहाँ पे नेशनल हाईवे हुआ। हम लोग बहुत विषम परिस्थितियों में रहते थे। एक तो विषम परिस्थितियां, ऊपर से हम भौगोलिक आपदाओं के शिकार हुए क्योंकि ये घाटी बहुत सेंसिटिव है। आप अभी भी देख रहे होंगे कि चाहे यहाँ विकास हो रहा है लेकिन यहाँ सालों साल से लैंडस्लाइडिंग, बादल का फटना, केदारनाथ में आपदा आना, ऊखीमठ में आना, भूकंप आना, हम लोग इससे जूझते ही रहते हैं। तो इतने विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद विकास कार्य करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। रोडों की तो मैं आपको गिनती ही नहीं करवा सकती, 100 से ज्यादा रोड उनके द्वारा दी गई। गांव गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं, आजकल की जो जवान पीढ़ी है शायद वो इस चीज के महत्व को नहीं समझती है क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं आज वो शैला रानी रावत को याद करते हैं क्योंकि शैला रानी रावत ने उनको वो रोड दिया। मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंट, एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब बावई में रोड कट रही थी तो उस समय एक बहुत बुजुर्ग आदमी 85 साल के वो आए। तो मम्मी जब वहाँ पे शिलान्यास करने के लिए आई, भूमि पूजन के लिए, तो उन्होंने अपनी सर की टोपी निकाल दी, मेरी माँ के पैरों पे रखी। तो आप सोचिए कि कितना सम्मान था कि मतलब कि शैला तेरी वजह से ये संभव हुआ। तो मैं मानती हूँ कि इस घाटी में मेरी माँ का योगदान ना कभी किसी ने किया, ना शायद है, ना कभी कोई कर पाएगा। वो शैल पुत्री थी और मुझे खुद का याद है। देखिए, राजनीति करना कोई आसान काम नहीं होता है। लोग इसको कतिपय अलग अलग तरीकों से ले लेते हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन को खोया, जो एक ऐसी उम्र होती है जब मैं 8 या 9 में थी। तो मेरी माँ हमेशा क्षेत्र में रहती थी, तो मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पे रहती थी। कितनी बातें होती थी जो एक बेटी अपने माँ से करना चाहती थी लेकिन वो नहीं थी। उस समय से लेके और जब वो उनकी डेथ बेड पे भी थी, मैंने जैसे अपने इंटरव्यूज में दिखा कि जिस समय वो डेथ बेड पर भी थी उस समय भी वो काम ही करवा रही। जब वो आईसीयू में भी होती थी तो मतलब उनके दिमाग में यही चलता रहता था, ये योजना है, ये इसका काम होना है। और आप यकीन करेंगे कि जो यात्रा चली 2 साल, उसमें कई बार ऐसी भी चीजें होती थी कि लोगों ने 14-14 लाख रुपए कमाए। इतनी अच्छी यात्रा चली हमारे यहाँ। वो एक ऐसी महिला थी जो हर किसी का ख्याल रखती थी, चाहे वो एक छोटे से छोटा आदमी हो, खीरा बेचने वाला हो, नींबू पानी बेचने वाला हो। ये उनकी सोच ही थी कि वो बैरिकेडिंग सिस्टम करवाती। उससे हमें क्या फायदा होता था, जैसे वो रात को बैरिकेडिंग करवा देती थी, जैसे अगस्त्यमुनि करवा दी तो यहाँ के होटल्स भर गए, चंद्रापुरी करवा दिया तो वहाँ के होटल्स भर गए, गुप्तकाशी करवा दिया तो वहाँ के होटल्स भर गए। तो इस तरीके से रात भर सिस्टमैटिकली नुकसान नहीं होता था। क्योंकि आजकल का क्या है कि सभी लोग जो नीचे से आते हैं उनको सोनप्रयाग पहुंचना है, उनको गौरीकुंड पहुंचना है, तो नीचे जितने व्यवसायी हैं वो खाली बैठ जाते हैं। लेकिन ये उनकी सोच थी और ऐसी कई सोच, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी महिला, मेरे जो नाना जी थे वो एक रेंजर ऑफिसर थे और मेरी माता जी की जो शिक्षा हुई वो उनके शी वॉज एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक थी। इतने बड़े स्कूल को संभालना, हमारे स्कूल में आज 56 लोगों का स्टाफ है। तो आप सोचिए 56 लोगों का घर उस स्कूल से चलता है। और अभी आते ही जब माता जी के देहावसान के बाद मैंने खुद 6 वहाँ पे विधवा महिलाओं की नौकरी लगाई। तो आप सोच नहीं सकते कि 6 घर बसाना कितनी बड़ी बात है, वो भी पहाड़ में जहाँ पे महिला बाहर नहीं जा सकती है। तो इसलिए शैला रानी रावत की इतना प्रभाव है केदारनाथ घाटी में, क्योंकि उन्होंने काम किया है और इस काम को सब लोग जानते हैं। मैडम, आपने अपनी माताजी द्वारा जो कार्य किए गए उन पर एक विस्तृत चर्चा करी और ये हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि जो जनपद, जो आपके
जनपदवासी हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है एक जिला बनाना। और मैं समझता हूँ कि किसी महिला का राजनीति में आना और इतना लंबा राजनीतिक करियर होना, ये दिखाता है कि वो कितनी, जो जैसा कि आपने कहा, कितनी अच्छी प्रशासक होंगी, कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंदर में होगा। हम अगर थोड़ा सा इसमें आगे चलें, क्योंकि जैसा कि मैडम मैंने आपसे पहले कहा कि हम इसमें थोड़ा सा पर्सनल बातें भी, पर्सनल लाइफ की बातें भी इसमें रखेंगे। मैडम, एक आम जनमानस में ये धारणा है कि जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, प्रशासकों के बच्चे हैं, अच्छे डिग्निटरीज के जो बच्चे होते हैं, वो काफ़ी प्रिविलेज्ड होते हैं। उनको अच्छी एजुकेशन उन्हें मिलती है, उन्हें जब वो चाहें, जैसा वो चाहते हैं, लगभग उन्हें वैसी ज़िंदगी उन्हें मिलती है। तो फ़ायदे तो हमें सारा समाज हमें गिना रहा है, तो वो तो हम सब देख रहे हैं। आप हमें बताइए कि किसी भी पॉलिटिशियन का बच्चा होने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन का होने की वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या नुकसान होते हैं? देखिए, मेरा जो जीवन था वो थोड़ा अन्य बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चों से अलग रहा। ऐसा नहीं हुआ कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी माता जी विधायक थी। वो बहुत बाद में, मुझे जहाँ तक याद है, जब वो मेरी शादी हुई उस समय वो यहाँ की, उसके बाद विधायक बनी। उससे पहले वो टीचिंग में थी और वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही। तो मैंने जैसे आपको अपना संघर्ष बताया कि मैं किस तरीके से, कई ऐसे क्षण होते थे जब मुझे माँ की ज़रूरत होती थी, मैंने वो संघर्ष झेला, मेरी माँ ने वो संघर्ष झेला, शून्य से लेके शिखर तक पहुंचने के लिए। और ये नाम शैला रानी रावत का हमेशा गिना जाएगा। उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकली। हाँ, उसके बाद जब वो विधायक बनी, उसके बाद भी एक लंबा संघर्ष रहा, राजनीति से दूर रही और फिर आई। राजनीतिक परिवारों के जो बच्चे हैं वो अच्छा भी कहें और बुरा भी कहें, कई चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। देखिए, जो माँ बाप करके जाते हैं वो तो हमेशा हमारे साथ रहता ही रहता है, और एक लोगों की एक्सपेक्टेशन लेवल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जब हम, जैसे मेरा राजनीति में आना हुआ तो लोगों ने इसको वंशवाद बोला कि आपकी मम्मी रही और अब ये वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा दी है। तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उस योग्य हूँ। मैं एक स्कूल की मैनेजर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, और मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनके समकक्ष या उससे बेहतर ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं एक पूरे बड़े स्कूल को संभालती हूँ, एक मैनेजर हूँ। तो लोगों का कहना मुझे, खैर वो निराशावादी लोग लगते हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि हम माता जी के करीब ये चीज़ों को, ये मेरा सपना है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा सपना है जनता की सेवा। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी मुझे कमी हो। मैं अपना जीवन बहुत आराम से, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके साथ आराम से जीवन गुजर बसर हो सकता है। लेकिन अगर आज मैं केदारनाथ की घाटियों में लोगों के बीच में हूँ तो मेरी आत्माएं, मुझे महिलाओं के लिए काम करना है, मुझे बच्चों के लिए काम करना है, या आप इसे कह सकते हैं ये हमारे खून में। जैसे मेरी माँ थी, वो, उनके पास भी सब कुछ था, वो एक सिटिंग एमएलए थी, चाहती नहीं काम करती, क्या फर्क पड़ता, लेकिन वो हमेशा काम करती थी। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो बलूनी जी, जो हमारे सांसद जी हैं, उनके प्रचार में यहाँ कंटिन्यू रही। और मैं उनको बोलती थी कि मम्मी आप मत जाइए, अपना तबीयत का ख्याल रखिए। लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ कि बलूनी भाई यहाँ से सबसे ज़्यादा मतों से केदारनाथ से जीते। तो ये हमारे खून में, और इसका मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरी सोच, मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, मेरे काम जनता के सामने आ रहे हैं, और जनता का जो प्यार मिलता है उससे मैं अभिभूत हूँ। तो पॉलिटिकल फैमिली में देखिए, जैसे हम मेरे हाथ की 5 उंगलियाँ, 5 उंगलियाँ समान नहीं है, उसी तरीके से राजनीतिक परिवेश में भी हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है। हर किसी के जीवन का अपना अपना संघर्ष है। अगर आप ये बोलेंगे कि उन लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता तो ये गलत बात है। हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है। कोई पैसों से स्ट्रगल करता है, कोई भावनाओं से स्ट्रगल करता है, किसी आप देखिए जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं
उनके पास उनके बच्चों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन समय की कमी है। वो भी खुश नहीं है। तो जीवन में हर किसी की जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग रही, लेकिन मैं बहुत खुद पे ये प्राउड फील करती हूँ कि मैं शैला रानी रावत की बेटी हूँ, जिन्होंने केदारनाथ घाटी के लिए एक शेरनी थी और हर जगह अपने कार्यों की छाप छोड़ी है। और मैं प्रतिबद्ध हूँ अपनी माँ के कामों को जो छूटे हैं उनको आगे करने के लिए, और आगे भी उन महिलाओं के लिए खड़ी होने की जिनका कोई नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मैं ये संसार छोड़ के जाऊँ, तो जैसे मेरी माँ को याद किया जाता है, उस तरह से मुझे भी लोग इस तरीके से देखे कि हाँ, शैला के बाद ऐश्वर्या थी जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। तो राजनीति मेरे लिए ये नहीं है कि मैं संसाधनों को एक अच्छा जीवन जीऊँ। मेरे लिए राजनीति एक सेवा है और वो मुझे करना ही करता है। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि आप विदुषी महिला हैं, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो क्योंकि मैं कहूँगा युवा महिलाओं का जो हमारे लोकतंत्र में, खासकर अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में कहें, तो योगदान बहुत अहम होगा। मैं इसलिए भी आपसे इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप महिला आयोग की उपाध्यक्षा हैं और पहाड़ महिलाओं से ही है मैडम, वो चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, अब महिलाओं से ही हमारा पहाड़ है। क्योंकि पहाड़ का जो स्ट्रगल है वो महिलाओं ने ही देखा है। वो चाहे किलोमीटरों तक पैदल चलना हो, चाहे वो अस्पतालों के लिए तरसना हो, डोली में जब ले जाया जाता है, प्रसव के दौरान यहाँ मतलब हजारों मृत्यु हमारे प्रदेश में होती हैं। और सबसे ज्यादा दुख जो दंश पहाड़ का झेला है वो हमारी महिलाओं ने ही झेला। बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे क्योंकि आप सरकार में हैं, आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। इस पर हम अभी आगे बात करेंगे। मैं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, हम हमारे दर्शकों को बता दें, बड़ा खुशी का हमारे लिए भी क्षण है कि द पहाड़ टॉक्स की जो गढ़वाल से शुरुआत है वो बाबा केदार के चरणों से हम शुरू कर रहे हैं। और हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि मैडम एक लोगों में ये था कि 2013 में एक आपदा आई थी, क्योंकि आपकी माताजी तब सिटिंग एमएलए थी और आपदा बहुत बुरी आपदा थी। केदारनाथ विधानसभा या केदारनाथ सिर्फ उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है, ये वैश्विक पटल पर अपनी अहमियत रखता है क्योंकि हम जहाँ तक हमारे सनातनी हैं वहाँ तक बाबा केदार को पूजा जाता है। और केदारनाथ में विकास होना वो सिर्फ उत्तराखंड का या केदारनाथ का विकास नहीं है, वो मैं कहूँगा कि हर जो हमारा पर्यटक कहूँगा या श्रद्धालु जो आते हैं सभी के लिए जरूरी। 2013 का वो मार्मिक क्षण मैं कहूँगा मैडम, जैसा कि आपने आप थोड़ा सा भी बताया था कि शवों को निकालना, मैं कहूँगा एक महिला होने के नाते इतना संवेदनशील जो है, थोड़ा सा प्रकाश आप 2013 के जो घटनास्थल की जो जानकारी थी वो तो दीजिए, और उनकी लाइफ जो उस समय पर थी, एक विधायक के तौर पर जिम्मेदारी थी, तो वो उन्होंने कैसे निभाई, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों। बिल्कुल, 2013 में जब आपदा आई थी तो वो कांग्रेस की सिटिंग एमएलए थी। वो एक ऐसी विधायक थी जो अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी थी, क्योंकि नीचे जो बड़े पदों पर बैठे आसीन नेता थे उस समय, उनको इसकी भयावहता का पता ही नहीं चला कि एक्चुअल केदारनाथ में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन माताजी वो सिटिंग एमएलए थी, वो लड़ पड़ी उस समय वहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे बोगड़ा जी, कि भाई साहब आप चलो क्षेत्र में, वहाँ पूरी तबाही मच गई है। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि कनेक्टिविटी टूट गई, पता ही नहीं चल रहा था ऊपर कितने हजारों की संख्या में लोग हैं। और लेकिन मम्मी को इस चीज़ का पूरा ध्यान था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब वो कांग्रेस के कांग्रेस मुख्यालय में सरकार के खिलाफ धरने पे बैठी। आप खुद सोचिए एक ऐसी विधायक कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि केदारनाथ में हुआ क्या है। बाद में हेलीकॉप्टर्स के जरिए या सैटेलाइट्स के जरिए उसकी भयावहता का पता चला, लेकिन उस समय शुरू में इसका कुछ पता नहीं था। वो एक ऐसी महिला थी, सारे रास्ते टूट गए थे और ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे। वो सुबह इतनी व्याकुल हो गई अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कि अपने स्टाफ के साथ एक टिफिन में रोटी लेके और वो निकल पड़ी और रास्ते नहीं मिले। और आप ये सोचिए कि जंगलों के रास्ते जाना पड़ रहा था, ऊपर से पत्थर गिर रहे थे। लेकिन एक ऐसी विधायक जिसने अपनी जान की परवाह भी की, केदारनाथ के हर सुदूरवर्ती गांव में, यहाँ उस समय जो रोड, आप जिस रोड से आए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। कई गांव थे जहाँ रोड नहीं थी,
क्योंकि ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है। उस समय 2013 में और 2025 में जमीन आसमान का फर्क है। जी। तो उस समय इन गाँव में जाना, वहाँ अपने लोगों को देखना, मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा कि हर एक गांव में जाके कि परिवार के लोगों को समझना, महिलाओं के दर्द को समझना। ऐसे कई केसेस हुए जहाँ पे गांव की महिलाएं थी जो अनपढ़ हैं, गांव में हैं, जैसे आपने बोला, लेकिन उनके जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई तो जो पैसा था वो उनके विधवा। नजदीकी लोगों ने हड़प लिया और वो असहाय थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस पे क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं को हम भैंस देंगे, तो सारी गांव की महिलाओं के, ताकि वो गांव में वो दूध बेच के अपना जीवन यापन कर सके। तो मुआवजे के साथ साथ वो उस टाइम पे जितने भी प्रभावित महिलाएं थी जी। उनको भैंस प्रदान की गई। और मैं बहुत छोटी थी तो मैं डरती भी थी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरी माँ बहुत जरूरी थी। और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि मम्मी मत जाओ, आप क्यों जा रही हो। तो लेकिन उन्होंने कभी सुनी नहीं। उनके लिए जन सेवा इतनी ज़रूरी थी कि वो पैदल चलती गई। और आज भी वो दृश्य मेरे आंखों के आगे आता है, मैं भावुक हो जाती हूँ कि कोई कैसा इतना सोच सकता है अपने लोगों के लिए। बस हमेशा ये होता था कि नहीं, मेरे लोग वो मुसीबत में। तो खैर उनका तो योगदान ही है हर तरीके से। मैडम, आज देखकर खुशी होती है। वैसे तो 2013 का साल शायद ही उत्तराखंड भूल पाए, क्योंकि अभी हम मंदाकिनी नदी के किनारे बैठे हैं और इस नदी का जो उफान था वो अपने आप में, मैं कहूँगा कि सब आश्चर्यचकित थे। जो हुआ था कोई तैयार नहीं था। अगर हम थोड़ा इससे आगे की बात करें मैडम, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं और आप अपनी ईजा के लिए, हमारे कुमाऊनी में ईजा कहा जाता है, माँ के लिए काफ़ी संवेदनशील हैं और होना बनता भी है, क्योंकि माँ से ममता है। तो मैडम, अगर हम, क्योंकि जब बच्चे बढ़ते हैं तो मैं अगर बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि कई बार वंशवाद इसे कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर मेरे माताजी ने या मेरे पिताजी ने किसी फील्ड में कोई स्ट्रगल अगर उन्होंने किया है, तो इसमें अगर मैं योग्य हूँ तो मुझे वो काम को आगे करने में ये कोई वंशवाद नहीं। कहीं ना कहीं इसका आपको एक फायदा मिलता है अनुभव का, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वंशवाद का जो सबसे अच्छी बात है, एज अ प्रशासक तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलता है। हम लगातार अपनी वीडियोज में इस बात को कहते हैं। कई बार राजनेता जब विधायक बनकर चुने जाते हैं, सांसद बनकर, या उससे भी छोटी में बात करूं, अगर प्रधान बनकर कोई आता है क्षेत्र पंचायत, तो उसे पता ही नहीं होता उसका अधिकार क्षेत्र कितना है, और इस बात को समझने में उसके 5 साल निकल जाते हैं कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। जब आप एक मैं कहूँगा कि विधायक की बच्ची है, हाँ, विधायक की आप बेटी हैं, तो आपको पता है कि विधायक का कार्य क्षेत्र क्या होता है और उनका जो काम करने का, मैं कहूँगा, दबाव कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अब विधायक जो जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत सोचने की बात है कि एक जनप्रतिनिधि की ताकत क्या होती है। शायद ये अंदाजा इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि हमें हमारे अधिकार क्षेत्र नहीं पता। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैडम, क्योंकि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात, हम कुमाऊं में थे लेकिन लगातार हम भी नजर बनाए हुए थे, और मैं कहूँगा कि जब आप बात करती हैं अपनी माताजी के राजनीतिक करियर के बारे में, बहुत, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कद है। आज तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उस समय जब रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी संपन्नता नहीं थी, उस समय इस केदार घाटी में काम करना ये अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है। और महिला होने के बावजूद आपने घर भी देखना है, बच्चे भी देखने, ये तो मैं कहूँगा कि जब भी कोई महिला कहीं काम करती है, ये चीज़ें छुपी हुई हैं, ये तो करना ही है, ये मस्ट है। तो मैं, क्योंकि आप अच्छी, आपकी पढ़ाई हुई है, आप BA इंग्लिश हैं, आप MSc हैं, आपने LLB की पढ़ाई की है, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, आप एक स्कूल चला रही हैं जैसा कि आपने कहा, और एक बहुत अच्छा आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि में कहूँगा वो है। जब 2022 में, सॉरी, अभी जब केदारनाथ के जब उपचुनाव हुए थे, अमूमन ये देखा जाता है कि बीजेपी में जो अगर किसी की आकस्मिक निधन हो जाता है या कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, तो परिवार के जन को ही, मैं कहूँगा, एक संवेदनशीलता का मुद्दा है, और ये होना भी चाहिए मुझे लगता है, और वहीं टिकट दिया जाता है क्योंकि उस परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और खासकर जब उस परिवार में कोई योग्य हो, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, अगर मैं उदाहरण पे आऊँ तो प्रकाश पंत जी जब हमारे कुमाऊं से जब उनकी वो एक्सपायर हुए थे, तो उनकी मैडम को टिकट मिला था। अभी हाल ही की अगर मैं आपसे बात करूं, बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव हुए 2023 में, वहाँ स्वर्गीय श्री चंदन रामदास जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उनकी मिसेज श्रीमती पार्वती दास जी जो अभी सिटिंग विधायक हैं, उनको मिला। ऐसा क्या हुआ कि केदारनाथ में जब उपचुनाव आया तो आप, क्योंकि सबसे, मैं कहूँगा कि मजबूत दावेदार भी थी
और उस समय आप डिजर्विंग भी थी, तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला और आपको क्या लगता है मैडम कि कहाँ कमी रह गई? देखिए, मैं जीवन में थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ और मेरा सबसे पहले ये मानना है कि आपका जो भाग्य होता है उससे ज़्यादा आपको कभी मिल नहीं सकता। पहले तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि शायद इस समय मेरे भाग्य में वो टिकट नहीं था, चाहे कोई भी कारण रहा हो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी और भी जो हमारे बड़े पदों पे आसीन लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। और जैसे मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी जी हैं, उनसे भी जब मैं मिली तो मैंने इसको बहुत सहजता से लिया कि जब उन्होंने मुझसे पूछा ऐश्वर्या टिकट के लिए, मैंने भी यही बोला कि जो पार्टी ने डिसाइड किया, जो उनको लगा कि शायद ये समय मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, तो मैं उस चीज़ को मानी भी और हम उपचुनाव जीत भी गए। तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन सही भी निकला और ठीक है जो भी डिसाइडेड था। लेकिन मेरा अपना ये पर्सनली मानना है कि आपको भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले नहीं कुछ नहीं मिल सकता। मैडम, हम क्योंकि अब इस पे बात आई गई है तो थोड़ा विस्तृत इस पे बात करते हैं। मैडम, अभी जब जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चला कि जब चुनाव का जब टिकट अनाउंस हुआ था तो आपको प्रियंका गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से कॉल करके आपको कांग्रेस से टिकट ऑफर करा, तो क्या रीज़न ऐसा रहा कि आपने कांग्रेस से, क्योंकि आप बागी क्यों नहीं हो, क्योंकि ये तो आम बात है आजकल, जब नेता को टिकट नहीं मिलता नेता बागी हो जाते हैं, तो ये जो विचारधारा है या क्या आपका उस समय थॉट प्रोसेस था उसके बाद? देखिए, मेरी माता जी भले ही कांग्रेस पार्टी में रही, लेकिन जिस समय उनका देहावसान हुआ तो उनके शव पे भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज था वो रखा गया था पार्टी कार्यालय में। तो मैं इस पार्टी को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी और उसके अलावा मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे से बड़े हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका हाथ मेरे सर पे रहा, और मैं आपको सच में बताती हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, उनका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि वो खड़े हैं। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि ऐश्वर्या मैं खड़ा हूँ, मैं हूँ और मैं देखूँगा। और वो मेरी ही नहीं, पार्टी में हर किसी की फिक्र करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो जब हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिला है जो हम सबके लिए इतना अच्छा सोचता है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जीवन में होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारे जीवन में हम ईश्वर पे, भगवान पे विश्वास करना नहीं छोड़ते, अगर कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो हम ये तो कहते नहीं कि भगवान हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ही आज हमारे लिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो किसी भगवान से कम नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। तो हमारे लिए तो वो हमारे आराध्य ही हैं। तो जब वो बैठे हैं तो हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैडम, आपने लगभग सारे जो हमारे सवाल थे उन पे बहुत अच्छे से, मैं कहूँगा कि बहुत संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया। अगर हम आगे बात करें, क्योंकि एक आम जनमानस में अगर हम केदारनाथ विधानसभा की बात करें और स्पेसिफिकली अगर केदारनाथ मंदिर की बात करें, तो क्योंकि यात्रा अभी लगातार चल रही है और स्थानीय जो व्यापारी हैं, स्थानीय जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि काफ़ी नाराज हैं। जो अभी मौजूदा विधायक शायद आशा नौटियाल जी यहाँ से विधायक हैं, उनसे काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार जो घोड़ों का मल है वो लोगों को मतलब परेशानी हो रही है, सफाई पर ध्यान देना है। और जो क्योंकि हमारे उत्तराखंड सरकार से मैं कहूँगा करोड़ों रुपया आवंटित होता है हमारी जो यात्रा है उसके लिए, तो वो पैसा उस तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा जैसा करा जाना चाहिए और लोगों को वो चीज़ डिलीवर नहीं की जा रही जो होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं और मैं कहूँगा एक परसेप्शन लेके जाते हैं जैसी सुविधा उन्हें यहाँ मिलती है उससे पूरा उत्तराखंड ही ऐसा होगा। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सबसे पहले मुझे लगता है कि आशा नौटियाल जी अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति हमेशा से ही विपरीत रही है। और केदारनाथ यात्रा की मैं आपको बात बताती हूँ, तो हमारे अभी तो आपको इतनी सुविधाएं यहाँ पे दिख रही हैं, नेशनल हाईवे बन गया है,
वो भी एक समय होता था जब लोग पैदल पगडंडियों से केदारनाथ धाम जाते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए जाया जाता था। आजकल तो उसका कमर्शलाइजेशन हो गया है समय के साथ। तो केदारनाथ यात्रा तो हमेशा से ही कठिन थी, जैसे अमरनाथ यात्रा है, क्योंकि वहाँ केवल 6 महीने ही जब डोली पहुँचती है, उसके बाद जब केदारनाथ जी वहाँ रहते हैं, 6 महीने का ही पूरा वहाँ पे यात्रा होती है और बाकी तो 6 महीने वहाँ बंद पड़ा रहता है। उन 6 महीनों में भी 2 महीने वहाँ बारिश के होते हैं। 2 महीने के बारिश में भी इतनी टूट फूट होती है। आप अगर इस समय वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे हर तरीके से, अभी कल गौरीकुंड में पूरी चट्टान गिर गई, मलबा आ गया। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ कितना भी कर ले, और ऊपर से यात्रियों का दबाव, इतने ज्यादा अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले एक समय होता था केवल बुजुर्ग लोग वहाँ आते थे, एक 50 साल की उम्र के बाद, कि हमें चारों धामों को देखना है। आजकल आप देख रहे हैं लोग रील्स बना रहे हैं, यूट्यूबर्स है, क्राउड है, वो वहाँ बस आ रहे हैं। उनका श्रद्धा का भाव तो मुझे लगता नहीं। जी, कंटेंट। हाँ, बस कंटेंट वही, क्योंकि समय परिवर्तन है, इट्स अ जनरेशन गैप, बहुत फर्क आ गया है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि जितनी कोशिशें हो सकती हैं, और अभी इसी के चलते हुए हमारे यहाँ नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, और आप यकीन मानिए इतने अच्छे व्यक्ति प्रतीक जैन जी, और कभी भी एक छोटी सी भी ज़रूरत होती है, जैसे कल यहाँ पे एक होटल में मलबा आ गया, मैं जब देखने गई तो वहाँ पे एक जेसीबी की रिक्वायरमेंट थी। हालांकि नुकसान बड़ा था, लेकिन उस समय उस मलबे को डाइवर्ट करने के लिए जेसीबी की रिक्वायरमेंट थी और सारी जगह जेसीबीज ऑक्यूपाइड थी। लेकिन प्रतीक जैन जी को मैंने एक फ़ोन किया, तो सच अ गुड पर्सन ही इज, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने 1 घंटे में जेसीबी भेज दी। तो जब ऐसा जिलाधिकारी हमें मिल गया है तो उनके साथ तो अब काम करने में हमें बहुत सुविधा होगी, और मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि वो चाहे घोड़े खच्चर वाले हों, उनकी शिकायतें हैं, डंडी कांडी वाले हों, अपने हमारे व्यापारी लोग हैं, मुझे पता है वहाँ पे क्या परेशानी है, और हम जाके सॉल्यूशन निकालेंगे। और सबसे अच्छी बात, वो बहुत अच्छा उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि एक सामान्य सा आदमी भी उनसे अपनी बात रख सकता है, वो इतने सहज है। और किसी भी चीज़ के लिए मुझे लगता है एक आदमी का सहज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस होते हैं, कई बार अपने उसमें घमंड में या वो लोगों को सुनते ही नहीं है ना। लेकिन एक ऐसा अधिकारी जो एक छोटे से आदमी को भी सुनता है, तो अब आप देखिएगा कितने चेंजेस आएंगे। और जहाँ तक आशा नाटियाल जी की बात है, वो अपने स्तर से कर रही हैं और कोशिश भी कर रही हैं। कल भी वो मुझे क्षेत्र में दिखी जहाँ हम लोग गए, और बाकी अच्छा चल रहा है सब। मैडम, क्योंकि लगातार रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे आ रही थी, लोगों की जो बातें थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। हम अगर मैडम थोड़ा आगे अगर बात करें, तो आप अभी, जैसा कि आपने बताया था कि आप राज्य मंत्री हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मैडम, महिला आयोग अभी कैसे काम कर रहा है, या कौन से ऐसे काम हैं जो आप डिलीवर करना चाह रही हैं, मतलब जिन पे, जो हमारे पहाड़ की महिलाओं के लिए आपने, क्या आपका विजन है? देखिए, महिला आयोग तो अभी महिलाओं की समस्या को सुलझा रहा है। जहाँ तक मेरे को अभी महिला आयोग ज्वाइन के 2 महीने हो गए, तो मैंने देखा कि कई ऐसे केसेस जो कोर्ट में लंबित है कई सालों से, तो उनका निराकरण आयोग में आके हो जाता है। दोनों पार्टियों को सुन के एक बीच का रास्ता निकल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा महिला आयोग के काम वृहद तरीके से हैं। कहीं पे किसी महिला के साथ कुछ गलत हो गया, जैसे मैं देख रही हूँ हमारे गढ़वाल मंडल में, इधर पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी नारी निकेतन है, तो मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे एक नारी निकेतन बने, उसके बाद बाल सुधार गृह हो, वृद्धाश्रम भी हो हमारे क्षेत्र में। आप यहाँ देखिए गढ़वाल मंडल में कहीं पे भी आपको देहरादून मिल जाएगा, नीचे के क्षेत्रों में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम मानसिक विक्षिप्त महिलाएं, घर से छोड़ी हुई महिलाओं को रखें। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं अपने रहते रहते ये तीनों चीज़ों को कराऊं। और महिला आयोग अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। कोई भी महिला अगर हमारे पास आती है तो हम उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, हम समाधान तभी करेंगे जब आप
कोई भी महिला अपने लिए खुद आवाज उठाई। अगर वो परेशान है तो उसको आवाज उठानी पड़ेगी, उसको हम तक आना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। समाज के डर से, पारिवारिक चीजों की वजह से कई महिलाएं मैं देख रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस, हिंसा के शिकार हैं, कई तरीके की परेशानियां होती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जीवन एक है, उसको सम्मान पूर्वक जिए, और कभी भी अपनी चीजों के लिए दूसरे पे आत्मनिर्भर रहेंगे जी। तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला, चाहे वो छोटा सा काम करे, ब्यूटी पार्लर का काम करे, सब्जी की दुकान खोले, लेकिन वो आत्मनिर्भर बने, वो कुछ पैसा कमाना सीखे, ताकि जीवन में अगर उसको कभी कहीं जरूरत पड़े तो उसे किसी का मुंह ना देखना पड़े। मैडम, मैं कहूँगा व्यक्तिगत तौर पर काफी अच्छा लगा, क्योंकि महिला आयोग की आप अध्यक्ष हैं और वाकई में महिलाओं की आवाज, जैसा कि मैं लगातार पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पहाड़ महिलाओं से ही है। हमारे पुरुष पलायन करके, चाहे गढ़वाल की बात करें, चाहे कुमाऊं की बात करें, वो कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में गए हुए हैं, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 50 सालों से यही पहाड़ में हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें मैडम आगे कहूँ, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि आप प्लीज इस चीज को कंसिडर करिएगा कि हमारी गाँव की जो महिलाएं हैं, तो वैसे तो हमारा जो महिलाएं काफी पढ़ लिख गई हैं, बहुत अपने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा नाम बना रही है, लेकिन जो महिलाएं गाँव में हैं, वो चाहे अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा, अगर हम वो जैसे डाउरी है, या अगर हम जो मतलब लड़ाई झगड़ा घर में होता है उसके बारे में बात करें, तो एक जागरूकता नहीं है महिलाओं को कि उनके पास क्या क्या पावर है, वो क्या कर सकती हैं उसके लिए। वो चुप हो जाती हैं, और जहाँ पर आप सह लेती हैं वहाँ पर फिर चीज़ों का निराकरण नहीं हो पाता, क्योंकि आपको मुखर होना होता है, आपको बताना होता है कि सरकार आपके साथ है, कानून व्यवस्था आपके साथ है, महिला आयोग आपके साथ है। तो जागरूकता पर महिला आयोग क्या कर रहा है? देखिए, जागरूकता शिक्षा के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं बहुत पढ़ लिख गई है उन पे डाउरी केसेस नहीं होते या उन पे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होती है, ये एक मिथ है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि जिन महिलाओं के साथ ये अत्याचार होता है वो अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ सकती है, वो डिवोर्स ले सकती है, वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकती है। गाँव में क्या समस्या आती है, छोटी जगह होती है, एक्सपोजर नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अभी जो मेरे कई केसेस आए हैं, लेकिन अब गांव की भी सारी महिलाएं ऐसे नहीं रह गई कि बिल्कुल ही अनपढ़ है। हर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत, मुझे लगता है कि इंटर तो हर किसी ने कर रखा है। हाँ, वो बोल नहीं पाती क्योंकि समाज में हमेशा यही सिखाया जाता है कि तुम चुप रहो ताकि घर बना रहे, और काफी घर इस तरीके से बचे भी हैं। अगर आप देखेंगे या हमारा समाज में अगर महिलाएं चुप नहीं है, अगर हर घर में महिलाएं बोलने लग जाएंगी तो तब तो फिर यहाँ विघटन, हर घर में तलाक होगा, तो उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो उनको शक्ति है, वो हम में शक्ति है, सहने की शक्ति है, एडजस्टमेंट करने की शक्ति है। आपको मैं बताती हूँ, जब किसी महिला की शादी होती है तो उस महिला जब वो अपना घर छोड़ के अगले दिन दूसरे घर में आती है तो कितनी सहजता से रिश्तों को निभाती है, कितनी सहजता से काम करती है। और अगर हम किसी पुरुष को बोले कि तुम अपने ससुराल में जाके रहो, वहाँ उसको अच्छा खाना मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन वो एक दिन वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा, उसे कहेगा कि मैं अपना घर चले जाऊं। तो आप सोचिए महिलाओं में कितनी सहनशीलता, कितना खुद को मोल्ड करना, बदलने की क्षमता है। तो और एक माँ बनना ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। आप कितने दर्द से गुजरते हैं, आपकी शारीरिक बनावट, ये तो अब आप इस चीज को ऐसे लेते हैं ना कि सदियों से होता आ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो प्रोसेस बहुत टफ है। लेकिन हम महिलाओं को भगवान ने इतना मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, मानसिक तौर पर भी जितना एक प्रेशर महिला झेल सकती है, शायद किसी पुरुष के साथ इतना अत्याचार हो ना झेल पाए। तो बाकी ये है कि कोशिश पूरी रहती है, जितने लोग आ पाते हैं। महिलाएं अभी भी सुदूरवर्ती गांव में वैसा ही जीवन जी रही है, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तब से लेके अभी तक बहुत फर्क आया चीज़ों में। हमारे टाइम पे जैसे एक परंपरा होती थी कि लड़के का होना बहुत जरूरी है, वंशवाद होता था, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, खाने में उनके साथ भेदभाव होता था कि अच्छा खाना लड़कों को दे, अच्छी पढ़ाई। लेकिन अब आप देखिए, आप जहाँ से भी, कुमाऊं से आए, देहरादून से आए, तो आप देखिए लोगों में ऐसी भावनाएं नहीं है। लोग बेटियों को भी
पैसे खर्च करके पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे और परिवर्तन भी आएंगे। मैडम, आपने जैसा कहा, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं दो बातें हमारे वीडियोस में भी लगातार कहता हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत मत भी है कि पहली बात तो ये कि एक महिला से बड़ा मल्टीटास्कर कोई नहीं, और ये हजारों सालों से ये चीजें प्रूफ करती हुई आई है महिलाएं। अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर एक मेल एक पॉलिटिशियन है या कुछ भी अगर वो काम कर रहा है, तो सिर्फ वो काम कर रहा है, वो पॉलिटिक्स कर रहा है हर समय, या वो एक्टिव पॉलिटिशियन। लेकिन महिला, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि वो घर भी देख रही है, और ये चीज हिडन है, ये सबके साथ है, जो जिस पोस्ट पर है, जहां पर है, वो उसके साथ अपना घर भी देख रही है। और दूसरी बात मेरा मानना है मैडम कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाओ तो सिर्फ एक पुरुष पढ़ता है, अगर आप एक महिला को पढ़ाओ या जागरूक करो तो एक परिवार पढ़ता है, एक पूरा परिवार जागरूक होता है, एक समाज जागरूक होता है हमारा। मैं अपनी बात को थोड़ा आगे ले जाऊंगा मैडम, क्योंकि आज ये जेन जीज का टाइम है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि जनरेशन बदल रही है। मैडम, आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, मैं इसलिए आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर या कई बार अपने चारों तरफ, अगर हम बड़े शहरों की बात करें, गाँव में तो मैडम महिलाओं को अधिकार ही नहीं पता है वो क्या कर सकती है, लेकिन एक वर्ड अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है फेक फेमिनिज्म, जिस पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि फेमिनिस्ट होना बहुत अच्छी बात है, आप फेमिनिज्म करिए, आप लोगों को भी समझाइए, लेकिन एक जो फेक फेमिनिज्म है कि कई बार आप देखिए फेक डाउरी केसेस हो रहे हैं, फेक मैं कहूँगा रेप केसेस बहुत सारे रजिस्टर्ड होते हैं, और आपको तो मेरे से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता है, डोमेस्टिक वायलेंस के फेक केसेस होते हैं। और ये मैं स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो हमारे जो बड़े शहर जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ ये ज़्यादा हो रहा है, जबकि नहीं होना चाहिए था। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कानून, आप कानून की देवी को देखते हैं तो आप देखते हैं आंख में पट्टी लगी होती है और हाथ में तराजू होता है। कितने भी आप फेक केसेस कर लिए, अनटिल और अनलेस कोई प्रूफ ना हो, आप किसी को सजा नहीं दिला सकते। और उसका भी प्रावधान है, अगर किसी ने फेक रेप केस किया तो उस युवती को भी सजा होगी। आप किसी की इज्जत को ऐसे चौराहे पे नीलाम नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो सरप्राइज होती हूँ ये सुन के कि लोग ये बातें करते हैं कि जैसे डाउरी केस लगा दिए, तो सजा तो केवल उन लोगों को मिलती है ना जो प्रूफ कर पाते हैं। कहीं आपने ये सुना कि फेक डाउरी केस में किसी ऐसे आदमी को सजा मिल गई जिसने डाउरी न ली हो? नहीं मैडम, वो प्रोसेस तो परेशान करती है। प्रोसेस तो है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है ना, उसमें वो जेंट्स जाके उसके खिलाफ केस कर सकता है मैडम, अगर प्रूफ नहीं होता है। देखिए, कानून के जो प्रोसेस है भारत में वो इसी चीज में नहीं। अब आप देखिए, अगर किसी महिला का उत्पीड़न होता है, मैं आपको बताती हूँ, ये तो आप मुझे बता रहे हैं फेक फेमिनिज्म, आप खुद भी देखिए कि कितने सालों साल केसेस चल रहे हैं। हमारा कानून का जो प्रोसेस है वो है ही इतना और लेट है, प्लस उसमें कई लूप होल्स है ना। तो आप इसको तो खैर पूरा ही, आप जिन लोगों ने लॉ किया है उनको पता है कि वकील कई बार कहाँ से कहाँ चीजों को ले जाता है, और जो सच्ची चीज को गलत। और दूसरी चीज ये होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वकील कर क्या रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है, लीगल नॉलेज ही नहीं है कि ये कर क्या रहा है। वो तो पैसे फीस भरी और वो सोचते हैं कि ये सब कुछ कर रहा है। अब चाहे वो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो केस हारे और वो एक विक्टिम जैसा बन के बैठ जाते हैं। चाहे वो महिलाएं और जेंट्स का भी यही हाल है, उन्हें लगता है ये लड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब है, मैं कभी इस चीज का वो नहीं करती। आजकल के मैं बच्चों को देख रही हूँ, जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनको हमने आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी, सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल ये जेन ज़ीज़ जो आपने बोला है, इसका बहुत दुरुपयोग भी हो। जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ बाहर भी जो गर्ल्स हैं उस आज़ादी को गलत तरीके से ले, जहाँ उनको डॉक्टर या अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए था, वहाँ मैं देख रही हूँ कि आजकल गर्ल्स गलत तरीकों से जा रही हैं। आप समझ रहे हैं, चाहे माँ बाप को, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया, स्कूल्स का माहौल ऐसा है, और आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ये केवल वहाँ का माहौल नहीं है, छोटे कस्बों के भी यही हाल है, और इसका ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता कि हम उनको पढ़ने से रोक दें। आप, सबसे बड़ी चीज है ये मोबाइल। आप सोचिए, जब से स्मार्टफोन आए हैं तब से कितने चेंजेस हो गए लाइफ में, और आज हर छोटे बच्चे के पास ये स्मार्टफोन है। तो मुझे लगता है, क्योंकि हम कोविड से ये शुरू हुआ था, जब ऑनलाइन क्लासेस भी थी, उससे उस समय बच्चों को ये फ़ोन दिए गए कि आप अपनी क्लासेस इसमें ले, और आज इसका क्या यूज़ है। आज बच्चों की एक्सेस हर जगह, जहाँ समय से पहले उनको नहीं जाना चाहिए। इंस्टाग्राम, रील्स, उनकी पूरी दुनिया ही। और आप देखिए, अभी एक इंसिडेंट ने
एक छोटी सी डांट पड़ी बच्ची को और उसने सुसाइड कर लिया। एक बच्चे को फोन नहीं दिया, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप सोचिए कि जनरेशन, क्योंकि इन लोगों ने कठिनाई देखी नहीं जीवन में। जिसने कठिनाई, गरीब का जो बच्चा होता है वो कठिनाई देखता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके जीवन में जो आपके अनुभव होते हैं उससे सीखते हैं जी। और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए पैसे की वैल्यू, समय की वैल्यू। उन्हें बताइए हम क्या गलती करते हैं बीइंग अ पेरेंट्स, हम उनको सबसे अच्छा देते हैं जी। हमारे पास पैसा होगा तो हम उनको सबसे अच्छे स्कूल भेजेंगे, सबसे अच्छे कपड़े देंगे, सबसे अच्छा खाना देंगे। तो उन्हें तो पता ही नहीं ना कि माँ बाप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह से शाम तक। एक दिन वो जीवन जिए, उनको पैसे चाहिए होते हैं। अपना समय याद करिए, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक बाहर की ड्रेस होती थी, एक अंदर की ड्रेस होती थी। आज आप अपने बच्चों को देखिए, कितने आपने रीबॉक ब्रांड्स प्रोवाइड कर दिया और हमें लगता है कि वी आर गिविंग देम बेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको वैल्यू नहीं सिखा रहे, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। तो जिसको जब वैल्यू ही नहीं पता है किसी चीज की, जिसने गरीबी नहीं देखी, वो गरीबी समझेगा कैसे? मैडम वैसे क्योंकि मैं खुद जैन जी हूँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि हमारी पेरेंटिंग में, क्योंकि मेरी माताजी और पिताजी बहुत कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे, तो मैंने क्योंकि मैं अभी आपने एक बात कही थी कि मुझे अपनी माँ की कीमत, मतलब शायद जब लोग चले जाते हैं तब पता चलती है। और क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से इस चीज़ को देख रहा हूँ, तो एक चीज़ हमने देखी जो और माँ बापों के साथ देखी, वो ये थी कि वो मॉरल्स नहीं दे रहे बच्चों को। बाकी सब चीज़ें दे रहे हैं, वो अच्छे ब्रांड्स दे रहे हैं, वो अच्छे फोन्स दे रहे हैं। अभी मैं अगर कुमाऊं का एक इंसिडेंट आपको बताऊं, एक बच्चे ने अपने पिताजी से मोटरसाइकिल की डिमांड करी और ही वॉज आई थिंक 17। तो उनके जो फादर थे उन्हें मना करा कि अभी नहीं, आपकी एज भी अभी नहीं हुई है और आप इंटरमीडिएट कर लीजिए, देन वी विल गिव इट टू। तो उन्होंने बच्चे को मना करा, तो बच्चा नहीं माना, उसने बोला मैं सुसाइड कर लूँगा। तो घर वालों ने जैसे तैसे फिर एक उसको बाइक खरीद के दे दी और विद इन 15 days ही मेट विद एन एक्सीडेंट और वो उसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उस शॉर्ट टर्म उसका वो नहीं था, वो बहुत लॉन्ग टर्म से वो जो मॉरल बच्चों को देनी चाहिए थे, शायद वो आज हम नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। और उसी का नतीजा है कि जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारी जो आज़ादी है, जो हम आज बच्चों को जो फ्रीडम दे रहे हैं, वो फ्रीडम कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज हो रही है। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा गलत संगति में रहे, चोरी करे, शराब पिए। आजकल लोग, चाहे पिताजी हों या माताजी हों, या उनकी पूरी कोशिश रहती है पैसा कमाने के लिए, वो बाहर रहते हैं, समय नहीं दे पाते, वो जीवन के स्ट्रगल्स को साथ नहीं झेलते। जो मुझे लगता है, जो किसान होता है जब वो खेती के लिए जाता है, वो अपने बच्चे को साथ ले जाता है। सब खेत में जाते हैं, पसीना बहाते हैं, खेती करते हैं, तो वो जीवन साथ देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स तो बाहर जाते हैं, एक तो समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को, दूसरा माहौल बहुत बदल गया। आप अपने टाइम से कंपेयर किसी भी क्षेत्र में नहीं कर सकते। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चों को गलत शिक्षा मिले, लेकिन वातावरण इस तरीके से हो गया। मैंने आपको बोला, फोन है, उनकी संगत है। आजकल नीचे शहरों में बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंज हो गया उन्हें नशे से दूर रखना। पेरेंट्स कब तक सर पे खड़े रहेंगे? आप सोचिए, उम्र ऐसी होती है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनकी संगत इतनी गलत हो जाती है, पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं बच्चों को स्कूल में किस तरीके से रह रहे। पहले क्या होता था, छोटे परिवार होते थे, गाँव में 4 लोग होते थे, उन्हीं के बीच में रहते थे। लेकिन अब एक्सपोजर बड़ा हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जनरेशन बहुत खराब है, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत समझदार बच्चे हैं, स्मार्ट हैं। उनको पता है कि उनको जीवन में क्या करना है, उनको पता है कि हम कम एफर्ट्स में हमें ज्यादा कैसे करना है। जैसे हम, हाँ, दे आर वेरी स्मार्ट, क्योंकि हमारा क्या था, मेहनत करो। और लेकिन इनका क्या है, ये चाहते हैं कि हम टेक्निकली कैसे साउंड हो जाए। बहुत फर्क है जनरेशन का, और बच्चों को भी समझना पड़ेगा, और समझते भी हैं धीरे धीरे। और ठीक है, लेट देम फाइंड देयर ओन वे, उनको उनका जीवन जीने दीजिए, उनको उनकी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। गिरेंगे, पढ़ेंगे, संभलेंगे, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से खुद सीखेंगे। और मेरा ये पर्सनल अनुभव है, आप हमेशा 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते।
उनको खुला छोड़िए, देखिए वो टकराते हैं, गिरते हैं, वो जो उनको जीवन में लेसन मिलेगा वो उनके लिए असली लेसन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आई एम वेरी सपोर्टिव फॉर ये नई जनरेशन, लेकिन मेरी थोड़ी सी वैसी ये शिकायत है कि माँ बाप की अनसुनी करते हैं, और हम तो बहुत कहना मानते थे, और माँ बाप की अनसुनी भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है और हमें बहुत कुछ पता है, और वो बात सत्य भी है। तो सब कोई अपनी जगह ठीक है। मैम टेक्निकली दे आर एडवांस। हाँ तो ठीक है, एडवांस का ही जमाना है। बहुत अच्छा लगा मैडम कि एक मैं कहूँगा जो जेन जीज की जो कन्वर्सेशन थी वो भी हो गई है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर हम मैं कहूँगा पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि हम लगातार केदार घाटी में अभी थे, मैं खुद मंदिर से आ रहा हूँ, तो हमने देखा जैसा कि मैंने आपसे पहला मेरा सवाल था कि लोग थोड़ा नाराज है, जो मौजूदा विधायक अभी आशा नौटियाल जी हैं उनसे थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जैसे डिलीवर होनी चाहिए थी वैसे डिलीवर नहीं हो पा रही, और क्योंकि आप अभी भी मजबूत दावेदार थी जब उपचुनाव हुआ था, तो आगे 2027 में आप अपनी दावेदारी पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्ट्रांगली इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी का जो सवाल आता है, मैं क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, और सरकार ने जो मुझे दायित्व दिया है राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का, उसका भी मैं निर्वहन कर रही हूँ, और मैं प्रतिबद्ध हूँ महिलाओं के लिए काम करने के लिए। आगे की जो दावेदारी होती है पार्टी जो भी डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी इसमें एक लंबा समय, 1-1.5 साल का समय है, उस बीच आकलन करना चीज़ों का, सर्वे है, और किसकी कितना प्रसिद्धि है, किसने कितना काम किया, और टिकट कई चीज़ों पे निर्भर करता है, लेकिन अंत में जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और यहाँ के सभी कार्यकर्ता इस बात से एडमिट होते हैं, टिकट किसी को भी मिले सब उसके लिए काम करते हैं। तो दावेदारी मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, और अभी 1-1.5 साल पहले ही इस चीज़ को बोलना तर्कसंगत नहीं है। 1-1.5 साल के बाद देखा जाएगा कि क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। अभी मेरा मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने कामों को ढंग से करूँ, जो मुझे जिम्मेदारियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, और जैसे मैंने आपको बोला, भाग्य इफ इट्स इन फेवर ऑफ मी अगर रहता है तो चीज़ें अनुकूलित होंगी, पार्टी मुझ पे अपना ध्यान देगी, और अगर नहीं तो फिर जो भी पार्टी का फैसला होगा हम उससे मंजूर है। मैडम, अगर हम इससे आगे की बात करें कि जैसा आपने कहा कि अभी चुनाव दूर है, हम दोबारा अगर मौका लगेगा हम 27 के चुनाव से पहले फिर बैठेंगे और इस पर हम एक विस्तृत चर्चा तब हम विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे। दावेदारी के बारे में तो आपने बता दिया, मैं कहूँगा एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो आपके जवाब में थी वो बहुत कुछ बयां कर रही है। और अगर हम इससे आगे की बात करें, क्योंकि अभी आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जैसे मैं लगातार बता रहा हूँ, और क्योंकि एक फ्यूचर प्लान्स हम सभी के होते हैं बीइंग ए नॉर्मल सिटीजन, और आप तो एक पद पर हैं और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल करियर आपका इंतजार कर रहा है आगे, तो आप क्या आपकी योजनाएं हैं लोगों को लेकर, जनता को लेकर, महिलाओं को लेकर, आप उस पर थोड़ा सा मैं कहूँगा एक विस्तृत चर्चा इस पर थोड़ा। देखिए, सबसे पहले ये जो योजनाएं हैं जो मैं सोचती हूँ, विचारती हूँ, उसमें ये है कि जो हमारी यात्रा है उससे जुड़े हुए लोग हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरीके से जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है, जो केदारनाथ में टेंट लगा के बैठे थे विषम परिस्थितियों में, हज़ारों लोग हैं, इनको अपना मतलब वहाँ पे जो इनकी आजीविका है जो 4 महीने की रहती है, ये उनको पूरा इनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मम्मी के द्वारा जो हमने घोषणाएं करवाई थी, जो योजनाएं थी, उन पे उन्होंने 600 करोड़ के करीबन की जो योजनाएं हैं उनका एग्जीक्यूशन हम चाहते कि वो एग्जीक्यूट हो। पुरानी जो रोड बनी है जिनका डामरीकरण नहीं हो रखा है, अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोडों की हालत बहुत बदतर है, वो डामरीकरण हो। नए के साथ साथ जो पुराना है उसको इम्प्रूवमेंट हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कमियां हैं, उसका इम्प्रूवमेंट हो। शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ अभी टीचर्स नहीं है वहाँ पे टीचर्स हों। उसके अलावा
मेरा पर्सनली ये मैं इसको देखती हूँ कि हमारा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो पलायन रुक जाए, लोग जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं केदारनाथ यात्रा की वजह से काफी लोग वापस आए, लेकिन ये जो केवल 6 महीने का काम है, इसको मैं चाहती हूँ बाकी के 6 महीने भी लोग यहाँ पे आए, वो एक्सप्लोर करें कि यहाँ पे केवल केदारनाथ धाम ही नहीं है, यहाँ पे मद महेश्वर, रुद्रनाथ ट्रैक, आपका काली मठ, हमारा कार्तिक स्वामी का मंदिर। जब कोई यहाँ आए तो वो केदारनाथ के साथ साथ हमारे अन्य देवी देवताओं उनके भी दर्शन करे, जिससे कि हमारा केदारनाथ में ही फोकस ना हो के पूरे एरिया में लोगों को एक अपना आजीविका कमाने का मौका मिले। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे त्रिजुगी नारायण में बहुत अच्छा शादी का कल्चर, वेडिंग डेस्टिनेशन डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में वहाँ 21, 22 शादियां होती हैं। तो आप सोचिए कि उसको उस लेवल पे लेके जाना, जी बिल्कुल, उस तरीके से वो ट्रैक पे जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। मैं देखती हूँ कई ट्रैकर्स आते हैं जो मदनश्वर ट्रैक पकड़ते हैं, रुद्रनाथ ट्रैक पकड़ रहे हैं, तुंगनाथ है। तो हमारे यहाँ केवल यात्रा केदारनाथ धाम तक ही रिस्ट्रिक्ट ना होके और चीज को भी हम उसे एक्सप्लोजर करें। और दूसरा हमारी जड़ी बूटियां केदारनाथ में, और हमारे फ्लोरा फाउना, उनको हम एक्सप्लोर करें। और इसके साथ साथ मेरी माता जी का सपना था कि वो तल्ला नागपुर में महाविद्यालय की स्थापना करें। वो मेरा एक सपना है जो मैं पूरा करना चाहूंगी। और दसचूला क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। बसु केदार क्षेत्र में भी जो ITI उन्होंने खोला था, उसमें भी अभी भवन निर्माण की समस्या है, उसको दूर किया जाए। उसके अलावा भी जो काम छूट गए रह गए उनको हम पूरा करना चाहते हैं। महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों को सशक्त करना चाहती हूँ मैं। और क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या अगर इस बड़े लेवल पे ना हो, कम से कम बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर्स मिले, ताकि जो बच्चे 12th के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए या कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं, वो यही कहीं क्षेत्र में अच्छा उसको मिले। क्योंकि इतने पैसे नहीं होते हैं कि बाहर बच्चे रहें, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो गरीब बच्चे उस चीज को करें। और मेरी माँ का एक सपना था कि केदारनाथ यात्रा को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें एक कमेटी का गठन करना जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है तो सारा प्रशासनिक तंत्र यात्रा में लग जाता है, DM, JE, SDM। उससे क्या होता है, 6 महीने हमारे क्षेत्र में कोई सारा अपेक्षा। लेकिन अगर उसके लिए अलग से कमेटी बन जाए, उसके लिए अलग से अधिकारी अपॉइंट हो जाएंगे, तो चीजें उनके लिए भी बहुत आसान हो जाएंगी और हमारे लिए भी आसान हो जाएंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले वो अपना करेंगे, JEs अलग हो जाएं, पानी वाले अलग हो जाएं, जो केवल फोकस रहे केदारनाथ यात्रा पे। उससे क्या हो जाएगा कि उन अधिकारियों पे भी वर्कलोड कम हो जाएगा। और इतना बड़ा जो ये क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं, लाइट नहीं रहती, पानी नहीं रहती, क्योंकि अधिकारी तो सारा लाखों लोगों को संभालने में ऊपर लगे हैं, उसमें अधिकारियों की गलती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और उसके अलावा मेरा ये फोकस रहेगा कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सफाई है, शौचालय हैं, और मेन व्यापारियों की समस्या, अगर कोई रूट डाइवर्ट हो गया है और वहाँ दूसरी ओर से अगर यात्रा को भेजा गया, तो जो पहला वाला रूट था, वहाँ के जो लोग हैं उनके कमाने का संसाधन क्या रह गया? वो तो खाली बैठ गए लाखों रुपए खर्च करके। उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए व्यवस्था कि कुछ लोग उधर से भी जाएं। ऐसा ना हो कि हम लोगों ने डाइवर्ट कर दिया तो एक पूरा क्षेत्र हमने छोड़ दिया। तो उनको भी ध्यान रखना है। और घोड़े खच्चर वाले जो लोग हैं हमारे, कंडी वाले, उन लोगों की सुनना बहुत जरूरी है। घोड़े खच्चर वालों को अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें सुनना पड़ेगा लोकल लोगों को, क्योंकि देखिए हमारी पूरी अर्थव्यवस्था उन लोगों से है, आप समझ रहे हो। और वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उसमें भी कई लोग बाहर से भी आ गए, तो वो कहीं पे भी उनके भी कई अधिकारों का हनन होता है। तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को। और मैं अगर भविष्य में कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं हमेशा खड़ी रहूंगी अपने लोकल आदमियों के। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो केदार घाटी के लोग हैं
पहले उनका हक बनता है। जी बिल्कुल। तो उनको पहले उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनके अधिकारों की बात की जाए, बाकी चीजें बाद में। मैडम बहुत अच्छा लगा आपने, मैं कहूँगा कि विस्तृत जो एक चर्चा थी लगभग सभी बातों में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो जिसे हम पॉलिटिकल लाइफ कहेंगे, चाहे पर्सनल लाइफ हो, बहुत अच्छा था। एक मैं आपसे कहूँगा कि ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन जिस तरीके का, क्योंकि आप महिला आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्षा हैं और पुरुषों का जो उत्पीड़न है वो हो रहा है मैडम, मैं आप मेरी बात से सहमत भी हैं किसी हद तक, तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा कि हमें एक पुरुष आयोग की भी जरूरत पड़ेगी, आप देखिएगा, जहाँ पर पुरुष भी अपनी बात रखेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मैडम आपने हमसे, मतलब मैं कहूँगा कि एक, क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत कुछ सीखने को, समझने को, केदार घाटी को जानना समझना बहुत अच्छा था। और हम आगे भी आपसे उम्मीद करेंगे कि जब भी आप बात, मतलब हमें बात करनी होगी, आप हमें समय देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करूँगा द पहाड़ टॉक्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, द पहाड़ टॉक्स के सभी श्रोतागणों को मैं ऐश्वर्या रावत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पहाड़ टॉक्स कुमाऊं से आज गढ़वाल में आए हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे इंटरव्यू के साथ इसका शुभारंभ हुआ। सभी श्रोतागण लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं द पहाड़ टॉक्स को।